and most welcome my dear students. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और आज हम C2 साइकिल जिसे कि फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं उसे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक द कोशिका ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल के प्ले स्टोर से इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस QR कोड को स्कैन करने पे भी आप उस प्लेस पे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर के और वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। जल्दी कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की बात आ रही है। फोटो रेस्पिरेशन आखिर है क्या, इसके बारे में हम क्यों जाने? भाई, प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन पढ़ने की क्या जरूरत है? हम रेस्पिरेशन आगे पढ़ लेंगे अलग से। और ये फोटो रेस्पिरेशन क्या बवाल है, समझते हैं बच्चों। देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि C3 और C4 प्लांट में जो CO2 का फिक्सेशन है वो कैसे अलग है ना। वो पिछले लेक्चर्स को आपने ध्यान से सुना होगा, इसीलिए सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। पहले मैंने आपको C3 साइकिल पढ़ाया, फिर C4 साइकिल पढ़ाया। C3 का पाथवे आपको पता है ना। C4 का भी पाथवे आपको पता है और C4 पौधों की क्रेंच एनाटॉमी के बारे में भी पता है और C3 पौधों की एनाटॉमी भी आपको पता है। ठीक है, ओके। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस, एक और प्रोसेस जिसको कि हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, दैट क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। C3 और C4 प्लांट्स के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये फोटो रेस्पिरेशन। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा ये है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं, यानी जो C3 पाथवे जहां पर चलता है, जहां पर केल्विन साइकिल चलती है ना, जिनमें सिर्फ केल्विन साइकिल ही चलती है, C4 वाला पाथ नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स में कभी कभी एक और साइकिल रन करने लगती है, दैट इज C2 साइकिल, या इसी को सिंपल भाषा में या मोर प्रिसाइज लैंग्वेज में आप कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन पाथवे। क्या भाई? CO2 का फिक्सेशन स्टेप, जहां पे CO2 फिक्स किया जाता है। कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है ना, जो पहला स्टेप होता है, उसी की बात हो रही है। दिस इज द रिएक्शन वेयर रिबोलोज 1,5-bisphosphate, that is RUBP, combines with the CO2 to form two molecule of 3-phosphoglyceraldehyde 3-PGA, है ना। ये छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ये RUBP है, ये CO2 है। रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल्स बन गए, किसके? 3-PGA मॉलिक्यूल्स के, है ना। दो मॉलिक्यूल्स बने किसके? 3-PGA के। क्लियर हो गया इतना? ये कहानी क्लियर हो गई? इसको दिमाग में रखिए। रोबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये तो पता ही है। डू यू वंडर व्हाई? यस, हमें पता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स और हर एक में रोबिस्को पाया ही जाता है, तो ये सबसे ज्यादा होना ही है। ओके, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मींस रोबिस्को इज कैरेक्टराइज्ड बाय the fact that its active site can bind both CO2 and O2, इसलिए इसका नाम भी रोबिस्को रखा गया। मतलब कि जो रोबिस्को नाम का एंजाइम है, इसको समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो रोबिस्को नाम का एंजाइम है, इसकी एक अद्भुत क्षमता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये तो ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी एक अद्भुत क्षमता है क्या कि ये CO2 से भी बंध सकता है, उसको भी अपने साथ जोड़ सकता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी जोड़ सकता है। यह दोनों ही गतिविधि कर सकता है, दोनों ही रिएक्शंस को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। शर्त क्या है? तो आगे हम समझते हैं कि शर्त क्या है, क्योंकि इसी जो शर्त वगैरह छुपी है, इसी में आपके बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? क्या आप सोच पा रहे हैं कि यह संभव कैसे है? बताते हैं भाई। रोबिस्को हैज अ much greater affinity for carbon dioxide when CO2-O2 रेशियो, यानी CO2 का अनुपात O2 के लिए जब ये लगभग बराबर हो, 1:1 हो, यानी जब वातावरण में, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन का रेशियो लगभग बराबर बराबर 50-50% हो, तो उस समय रूबिस्को एंजाइम की खास बात यह है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मात्रा में बंधना चाहेगा। उसकी जो चाहत है, अफिनिटी है, वो बहुत ज्यादा होगी CO2 की ओर। वो पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से CO2 को चाहेगा। ठीक है, कब? जब CO2 O2 का रेशियो इक्वल होगा तब। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अरे भाई, इसमें इमेजिन क्या करना है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फोटोसिंथेसिस में ही प्रॉब्लम आ जाती है ना। ओके, नाउ दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। जो ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अपनी क्षमता रखता है और बाइंडिंग करता है, यह इतना भी आसान नहीं है। यह कॉम्पिटिटिव है, यानी लगातार ऑक्सीजन और CO2 में यह कंपटीशन चलता ही रहेगा, क्योंकि वातावरण में कभी CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, कभी O2 की। तो जो पेड़ के अगल बगल का वातावरण है उसमें इसका रेशियो बराबर होना आवश्यक है। और इसीलिए, क्योंकि अब रेशियो तो भाई डिस्टर्ब होगा ही, एनिमल है, प्लांट है, रेस्पिरेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कभी O2 बढ़ेगा, कभी CO2 बढ़ेगा, और ये चलता रहेगा। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ना। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम, है ना। ये कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कैसे हल किया जाएगा, या इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो रिलेटिव कंसंट्रेशन याद रखेंगे। कंसंट्रेशन तो है, सांद्रता तो है, लेकिन कैसी? रिलेटिव कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन यदि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मात्रा में है, रिलेटिव कंसंट्रेशन, तो फिर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा रूबिस्को से। लेकिन अगर CO2 की मात्रा अधिक है तो CO2 जुड़ जाएगा। और अगर CO2 और ऑक्सीजन लगभग बराबर बराबर हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, माफ करिए, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जुड़ पाएगा रूबिस्को से, क्योंकि वैसे भी उसकी एफिनिटी, रूबिस्को की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा है, उसका लगाव ज्यादा है। यह समझ में आ गया? ओके, गुड। अब C3 प्लांट और C4 प्लांट में यहीं से डिफरेंस पैदा हो जाता है। आप सोचेंगे कैसे? भाई बहुत साधारण सी बात है। C4 प्लांट में आपको पता है कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन आती है, वातावरण से जो CO2 एक्सेप्ट की जाती है, वो डायरेक्टली C3 में साइकिल में एंटर नहीं करता है। याद आ रहा है? वो किस रास्ते पे जाता है? उसका फिक्सेशन होता है और फिर वो C4 एसिड में बदलता है और दूसरे सेल में जाकर के, है ना, कहां पर? दूसरे सेल में जाकर के तब उसमें परिवर्तन आता है, बंडल शीट में जो नियरली जाता है, वहां पर फिर वो यूज होता है CO2, जिसका ब्रेकडाउन होता है, C4 एसिड का फिर से ब्रेकडाउन होता है, तब यूज होता है। तो इस तरह से जगह खाली रहती है और क्षमता बहुत अधिक रहती है C4 की। C3 प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक ही सेल है, मीजोफिल है, उसी में सब कुछ होना है। इन C3 प्लांट्स some O2 does bind with rubisco and hence CO2 fixation is decreased। तो C3 प्लांट्स में ये फिनोमेना देखी जाती है। तो आपसे नीट में सवाल बनेगा, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा या C3 प्लांट्स में? फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि C3 प्लांट में ही फोटो रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। नोट कर लिया आपने? ठीक है। Here the RUBP, here the RUBP instead of being converted, two molecules of phosphoglyceraldehyde, that is PGA, binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate। ये याद रखेंगे आप। तो RUBP नॉर्मली जब CO2 से जुड़ता था तो क्या बनाता था? 2 मॉलिक्यूल्स बनाता था। किसका? 3PGA का। यही तो होता था। लेकिन यहां पर जब ये ऑक्सीजन से RUBP जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना था RUBP का, वो किस में हो जाएगा बेटा? फॉस्फोग्लिसरेट में हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है,
इसके पहले 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते थे, लेकिन ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनना ही इस पाथवे को फोटो रेस्पिरेशन की ओर ले जाता है, यानी इसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होंगी। आगे हम पाथवे में देखते हैं और समझते हैं, और मैं आपको डिटेल में वो पाथवे समझाता हूं। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, नोट कर लीजिए, ना तो शुगर बनता है नॉर एटीपी, ना शुगर का निर्माण हुआ ना एटीपी का निर्माण होगा। रेदर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर 2 कार्बन है, वास्तव में 3 होना चाहिए, तो इसमें से भी एक CO2 निकल जाता है। तो इस तरह से जब CO2 निकलता है तो वहां एटीपी बल्कि खर्च ही हो जाती है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ना यहां एटीपी बन रहा है, ना ही शुगर बन रहा है, यानी ग्लूकोज इत्यादि बनने की प्रक्रिया है। उल्टा एटीपी खर्च हो जा रहा है और CO2 निकल रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन जब होता है प्लांट्स में तो ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर निकलते हैं। तो भाई पीपल का पेड़ है, अगर पीपल का पेड़ रात के समय फोटो रेस्पिरेशन करने लगे, तो बहुत बड़ा सा पेड़ है, अब इसके नीचे कोई सो रहा होगा तो चूंकि इसमें से CO2 बहुत निकलेगा, बहुत ज्यादा, और अगर ये नीचे सोने वाला व्यक्ति सांस लेगा तो उसको क्या होगी, बहुत घबराहट होगी, उसको लगेगा उसका गला कोई दबा रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि भूत ने पकड़ लिया, चुड़ैल ने पकड़ लिया, कुछ नहीं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था। तो पीपल के पेड़ के नीचे कोई भूत या प्रेत नहीं था, असल में फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे की वजह से यहाँ CO2 का ज्यादा ही रिलीज हो रहा था। रेस्पिरेशन तो नॉर्मल हो ही रहा था, प्लस फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा था, है ना। फोटो रेस्पिरेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, तो नाम ही है लाइट के प्रेजेंस में। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में CO2 तो निकल ही रहा था, प्लस और भी ज्यादा CO2 निकलने लगा। तो ये प्रॉब्लम आती है C3 प्लांट्स के साथ। रात के समय ये प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि वहां पर फोटो अवेलेबल नहीं होगा, पर रेस्पिरेशन होगा तो CO2 निकलेगा, तो वहां भी सफोकेशन होती है। इसलिए प्लांट्स के नीचे रात में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ओके, नाउ इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ऑल्सो NADPH, मतलब ATP भी नहीं बना, NADPH भी नहीं बना। तो इस तरह से नुकसान ही हुआ। हालांकि बायोलॉजिकल फंक्शन C2 पाथवे का आज तक हमें पता नहीं चला, लेकिन नुकसान तो है, CO2 निकलता है, शुगर बनाने की बजाय यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब आइए इस पाथवे को बहुत आराम से और अच्छे से हम समझते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो ब्लू साइकिल दिखाने की कोशिश की जा रही है नॉर्मल कंडीशंस में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल चला, ये तो क्लियर है। CO2 आया, RUBP मॉलिक्यूल ने इसको लिया, रूबिस्को ने इसको 3PGA में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब 3PGA से शुगर बना और फिर से रीजनरेशन होकर RUBP बना, तो शुगर भी बन गया और समझ में आया, RUBP बन गया। लेकिन जब CO2 और O2 की कंसंट्रेशन में आ जाए प्रॉब्लम, यानी CO2 और O2 का अब इक्विलिब्रियम का स्टेट हो गया गड़बड़, और O2 की कंसंट्रेशन गड़बड़। ठीक है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं, तो नॉर्मली हम सिंपल समझने के लिए, तो जब O2 की कंसंट्रेशन गड़बड़ तो O2 आएगा, एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में, और अब ये RUBP के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि RUBP को जो कैटलाइज कर रहे हैं एंजाइम वो रूबिस्को है, वो CO2 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जुड़ने के लिए और ऑक्सीजन से भी जुड़ने के लिए, यानी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि रूबिस्को यहां पर है तो ऑक्सीजन को भी बहुत दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जुड़ा, और इससे जो प्रोडक्ट बना वो है 2PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो आपने देखा ही है ना, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो PGA बनता है, ऊपर से फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, यहां पर कि एक तो फॉस्फोग्लिसरेट बन ही रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। समझ में आ रहा ना बच्चों? तो ये चीज आपको याद रखनी होगी।
अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना ये कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गया कहां, पर ऑक्सीसोम में। तो यहां 3 होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज जो मिलके फोटोरेस्पिरेशन पूरा करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा। अब ये ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो गया क्लोरोप्लास्ट से कहां पर ऑक्सीसोम में। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइसीन में। पहले ग्लायोजाइलेट में, फिर ग्लाइसीन में। ये ग्लाइसीन ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें से CO2 निकलेगी, यहां पर CO2 फ्री होगी, ठीक है, CO2 फ्री होगी और यहां बनेगा सेरीन। सेरीन फिर से ट्रांसफर होगा पर ऑक्सीसोम में और ये सेरीन कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरेट में और ग्लिसरेट ट्रांसफर हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और फिर ये क्लोरोप्लास्ट में केल्विन पाथवे को फॉलो करती है ग्लिसरेट। इस तरह से ये चलता रहता है। और अगर यहां पर अभी भी केल्विन साइकिल अवेलेबल ना हो पाए तो ये ग्लिसरेट फिर से कन्वर्ट हो जाती है 2PG में, ग्लाइकोलेट में, और ये फिर से यही पाथवे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से CO2 निकलता रहता है तब तक जब तक कि फिर से केल्विन साइकिल अवेलेबल ना हो जाए वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ये था C2 साइकिल। अब कहेंगे इसे C2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बना ना फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, पहला मॉलिक्यूल क्या बन रहा था, स्टेबल मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का है, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये 2 कार्बन का है इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, C2 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जब ये पाथ अवेलेबल नहीं होगा तो CO2 भी क्या करेगा भाई, बाइंड हो नहीं पाएगा रुबिस्को से। तो इस पाथ के अवेलेबल ना होने का मतलब कि CO2 की कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। अब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कॉम्पिटिटिव है, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो रुबिस्को ऑक्सीजन को भी अपने साथ जोड़ सकता है। ऑक्सीजन अंदर ज्यादा मात्रा में, CO2 कम है, ऑक्सीजन जुड़ेगा और जो केल्विन साइकिल अब चलनी चाहिए थे वो रास्ता बदल गया और अब फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल चलेगी। ये समझ में आ गया। तो यही बहुत सिंपल सा आपका फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट है, इसको आराम से रिवाइज करिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, नोट ही कर लेना, वैसे भी मैंने पहले बताया कि C4 में नहीं चलती है। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट, यानी रुबिस्को के पास CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। क्रेंज एनाटॉमी आप याद करिए, उसमें क्या होता था कि प्राइमरी जो सेल होती थी जो एक्सेप्ट करती थी मेसोफिल में, तो वहां पर रुबिस्को नहीं है, वहां पेपकेज है। वहां क्या है, PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेपकेज है। और वो फिर क्या कहते हैं C4 एसिड जो बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह सकते हैं, फिर वो क्या कहते हैं मैलिक वगैरह में कन्वर्ट होता है, वो ट्रांसफर होते हैं बंडल शीट में और वहां पर CO2, वहां पे फिर से डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो आराम से फिर उस सेल में C3 जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि एंजाइम के पास हमेशा CO2 अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन से ज्यादा मात्रा में CO2 है, बल्कि ऑक्सीजन बिल्कुल कम होगा वहां पे। दिस टेक्स प्लेस when C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath to release CO2। यही मैं बता रहा हूं, क्रेंज एनाटॉमी की वजह से ऐसा होता है, आप कह सकते हैं। किसकी वजह से, तो क्रेंज एनाटॉमी की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, क्रेंज एनाटॉमी की वजह से। नोट कर लीजिए, ये पिछला ही लेक्चर मैंने समझाया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो पिछला लेक्चर एक बार देख लेना। ओके, सो दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रुबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी करता है ना, और ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी एकदम मिनिमम हो जाती है। इसीलिए C4 प्लांट्स बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बहुत एफिशिएंट मैनर में CO2 का फिक्सेशन करते हैं। Now that the C4 plant lack photorespiration, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके कहने का मतलब कि अब तो समझ में आ गया कि C4 प्लांट में क्यों फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट। तो C4 पौधों में ज्यादा उपज, बेटर प्रोडक्टिविटी क्यों होती है ना। इसके अलावा इन एडिशन टू दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर, इसके अलावा अधिक तापमान को भी इजीली टॉलरेट कर ले जाते हैं कौन, C4 प्लांट्स। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने पर C3 प्लांट्स अपना फंक्शन कम कर देते हैं, बट C4 प्लांट्स टॉलरेट करते हैं और अभी भी अपने फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन रखते हैं। आई थिंक C2 पाथवे का महत्व आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो C2 साइकिल है वो C3 और C4 में एक डिफरेंस क्लियर कर देता है। भाई देखिए, C2 साइकिल अगर पाई भी जाएगी तो C3 में पाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रोडक्ट बनने की बजाय यहाँ CO2 रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये C4 में पाई ही नहीं जाती, तो यहाँ पर हमेशा एफिशिएंट मैनर में फोटोसिंथेसिस होता रहता है। तो इस तरह से C3 और C4 का डिफरेंस C2 साइकिल के आधार पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पढ़िएगा। और ये उसी का एक 3D टाइप का कुछ बना के दिखाने की कोशिश की गई है कि ये भाई क्लोरोप्लास्ट है और ये आपका पेरोक्सिसोम है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट में आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलेट है जो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और ये फिर C3 साइकिल यहाँ चल रही है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो यही ग्लाइकोलेट चला जाएगा, ट्रांसफर होकर पेरोक्सिसोम में और ग्लाइकोजाइलेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा और ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होकर फिर ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक। और ये फिर सेरीन में कन्वर्ट होती है, सेरीन फिर से पेरोक्सिसोम में आती है, ग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है और ग्लिसरेट फिर से कहां चला आता है, आपके सिंपली क्लोरोप्लास्ट में। फिर इसका यूटिलाइज होता है इस पाथवे में, क्या होता है C3 यूज कर पाता है। और अगर अभी भी कंसंट्रेशन यहाँ पर थोड़ी ज्यादा रहेगी तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में, ठीक है। तो इस तरह का ये पाथवे चलता रहता है जिसमें CO2 रिलीज होती रहती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है C3 प्लांट्स की। तो ये एक प्रॉब्लम है, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रॉब्लम है। अभी तक इसका पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन तो नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है तो पढ़ते रहिए और मेरे ख्याल से आने वाले फ्यूचर में आप डिस्कवरीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आई होप फॉर द बेटर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय।